नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैशटैग कंपटीशन एज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा आज़ाद हिंद फौज। इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तिगत जीवन और उनके द्वारा हमारे देश भारत के लिए, राष्ट्र के लिए जो महान कार्य किए गए उन कार्यों का हम अध्ययन करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तिगत जीवन तथा उनके द्वारा राष्ट्र के लिए जो कार्य किए गए उन कार्यों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार टॉपिक है। आप इसे पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ हम अपने एक महान स्वतंत्रता संग्राम के नायक के बारे में कुछ जानेंगे, समझेंगे और उनके जीवन को देखेंगे। इसके साथ साथ इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इसलिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, आप इस पर ध्यान दें। चलिए शुरू करते नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आधुनिक भारत का हमारा आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग कल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान स्टार्ट करेंगे। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं अपनी मर्जी से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक सर्वे कराया था जिसमें ज़्यादातर लोगों ने, लगभग 33% लोगों ने संविधान के लिए कहा था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जैसा कि एक पॉइंट आप सब बालक जानते हैं, जैसे कि सबसे एक प्रमुख पॉइंट, पहला पॉइंट जो आप सब लोग जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। ये कटक, उड़ीसा, ये मैं आपको बता दूं, जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय उड़ीसा जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। और आप सबको पता है कि 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ था, तब दिल्ली दरबार में उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया था। तो हम लोग देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक, उड़ीसा में हुआ था। और बहुत ही मेधावी, बहुत ही योग्य व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1920 में ICS, इंडियन सिविल सर्विस, जिसे आजकल ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज उस समय पास करते हैं, जिसे हम लोग आजकल IAS का एग्ज़ाम भी कहते हैं। और इसमें ये 4th रैंक यानी चौथा स्थान हासिल करते हैं। यानी ये ICS परीक्षा का जो है, ICS परीक्षा के टॉपर भी थे। दोबारा से सुनिएगा, 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 1920 में नेताजी ने ICS की परीक्षा पास की और इसमें 4th पोजीशन यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। और इसके बाद इन्होंने ICS की नौकरी छोड़ के 1921 में गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, उस आंदोलन को ज्वाइन किया, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। 1920 में ICS बनते हैं, ICS की परीक्षा पास करते हैं और रिज़ाइन दे करके 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन को ज्वाइन करते हैं, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, गांधी जी जो हैं, आप सब बालक जानते हैं, 5 फरवरी 1922 की घटना, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना होती है और गांधी जी
असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत नाराज होते हैं और वो गांधी जी के अगेंस्ट, गांधी जी के इस फैसले के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्टेटमेंट देते हैं कि ऐसे समय में जब देश के लोगों का उत्साह यानी आंदोलन सही चल रहा था, ऐसे समय में जब देश के लोगों का उत्साह चरम बिंदु पर था, ऐसे समय में जब देश के लोगों का उत्साह चरम बिंदु पर था, आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। हम जरा इस टॉपिक को देखते दोबारा से। 1921 में असहयोग आंदोलन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ज्वाइन किया। 5 फरवरी 1922 को आप सब बच्चे जानते हैं चौरी चौरा की घटना होती है और गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे ज़्यादा इसका विरोध करते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि ऐसे समय में जब देश के लोगों का उत्साह चरम बिंदु पर था, आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। बेटा, मैंने ये इतना बड़ा स्टेटमेंट बोर्ड पर इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि किस नेता ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घटना को राष्ट्रीय आपदा कहा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस असहयोग आंदोलन को वापस लेना राष्ट्रीय आपदा कहा है। चलिए, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद आप देखते हैं कि 1923 में, बेटा 1923 में C.R. दास के द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई और बेटा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो स्वराज्य पार्टी को ज्वाइन करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो स्वराज्य पार्टी को ज्वाइन करते हैं। दोबारा सुनिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, इस वजह से नेताजी नाराज हो गए और उन्होंने 1923 में C.R. दास की स्वराज्य पार्टी को ज्वाइन किया। और C.R. दास को मैं यहाँ आपको थोड़ा बता दूँ, C.R. दास को नेताजी अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। C.R. दास से इनके संबंध बहुत अच्छे थे। यहाँ तक की घटना, यहाँ तक की सारी बातें मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होंगी। लेकिन हम बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात कब की है, 1938 हम लोगों ने ये डिस्कशन किया है, आप लोगों को याद होना चाहिए। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ, कांग्रेस का गुजरात में अधिवेशन हुआ और हरिपुरा अधिवेशन होता है गुजरात में। और यहाँ जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें एक तरह से कह सकते हैं गांधी जी ने ही अध्यक्ष बनवाया था। लेकिन यहाँ अब टेंशन खड़ी हो जाती है। टेंशन क्या खड़ी हो जाती है, गांधी जी ये चाह रहे थे कि हम अंग्रेज सरकार का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हम अंग्रेज सरकार का सहयोग करें, उसे किसी प्रकार से कष्ट न दें। बेटा 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन को हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो ये चाहते थे
कि हिंसा के माध्यम से हमें एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए, जबकि गांधी चाहते थे हमें अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेज जो हैं, हमारी सरकार जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त है और हमें किसी तरह से उसे परेशान नहीं करना चाहिए, ये गांधी चाहते थे। अच्छा, यहीं पर गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद जो हैं वो प्रकट हो जाते हैं। अब मतभेद प्रकट हो जाते हैं, उसके बाद आप सब बालकों को पता है 1938 के बाद कांग्रेस का 1939 का त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन होता है। हमें इसको ज़रा ध्यान से समझना चाहिए। 1939 का त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे, क्योंकि महात्मा गांधी उनके विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं और महात्मा गांधी अपना प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया साहब को खड़ा करते हैं। आप सबको पता है कि इस इलेक्शन में महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये चुनाव जीत जाते हैं। ये चुनाव जीत जाने के बाद महात्मा गांधी उनसे सहमत नहीं थे, इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा देके अपने घर यानी कलकत्ता चले जाते हैं। ये यहाँ तक की कहानी होती है। अब ये तो हो गई 1939 का त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस ने या गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ छोड़ दिया। अध्यक्ष होते हुए भी वो मजबूर हो गए कि अपने पद से उन्होंने रिजाइन किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद अध्यक्ष बने। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं, और आगे की कहानी आप सब बच्चों को पता है कि 1 सितंबर 1939 को 1 सितंबर 1939 को, मैं माफ़ी चाहूँगा, 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरा विश्व युद्ध जो है वो प्रारंभ हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो जाता है कब? 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है बेटा वो स्टार्ट हो जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। इस युद्ध में, अब बात जरा ध्यान से सुनना, इस युद्ध में एक तरफ था जर्मनी, जापान और इटली, समझिएगा। दूसरी तरफ जो था वो था यूएसए, चीन, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन और आपका रसिया। शुरुआत में रूस इधर था। इनको कहते हैं हम लोग, इनको कहते हैं सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर हिंदी में धुरी राष्ट्र, सेंट्रल पावर। और इन्हें कहते हैं हम लोग मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र। ये सेंट्रल पावर जर्मनी, जापान, इटली, ये सेंट्रल पावर में थी। यूएसए, चीन, ब्रिटेन और रसिया ये मित्र राष्ट्र थे। चलिए, ये युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है 1 सितंबर 1939 को। और 1939 तक हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ते हैं कि वो कांग्रेस से जुड़े रहे। और 1939 का जो कांग्रेस का त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन हुआ था उसमें वो अध्यक्ष भी बने थे, लेकिन गांधी जी की नाराज़गी की वजह से वो इस्तीफा देते हैं और अपने घर कलकत्ता आ जाते हैं। इधर 1 सितंबर 1993 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एक तरफ थे जर्मनी, जापान, इटली, दूसरी तरफ था यूएसए, चाइना, ब्रिटेन और रसिया। अब होता क्या है, 3 सितंबर 1939 को बेटा, 3 सितंबर 1939 को जो हमारे देश का वाइसराय था यानी लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो इस बात की घोषणा करता है। किस बात की अनाउंसमेंट करता है बेटा? किस बात की घोषणा करता है कि भारत जो है इस युद्ध में ब्रिटेन का सहयोगी होगा। भारत जो है इस युद्ध में ब्रिटेन का सहयोगी
होगा, ऐसी घोषणा कर दी। चलिए कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी बिना भारतीय नेताओं से कोई डिस्कशन किए। आप सब जानते हैं 1937 का चुनाव हुआ था। 1937 के बाद हमारे देश में 11 राज्यों में हमारे देश के दलों की सरकार थी। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, 2 राज्यों में मुस्लिम लीग की सरकार थी, 1 राज्य में स्वतंत्र दल की सरकार थी। अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी भारतीय नेता के साथ कोई डिस्कशन नहीं किया और हमें यानी भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का सहयोगी घोषित कर दिया। ऐसा हो जाता है, ऐसी घटना हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी को समझाते हैं कि गांधी जी, अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों का सहयोग करेंगे तो इस युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध में आपने सहयोग किया था तो उसके बाद हमें क्या मिला था, रोलेट एक्ट मिला था। आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ने सहयोग किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड मिला। आपने प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग किया, खिलाफत आंदोलन की असफलता मिली। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ने सहयोग करेंगे तो सदियों तक भारत आज़ाद नहीं होगा, हमें और समस्याएं और परेशानी उठानी पड़ेंगी। इस पर गांधी जी ने रिप्लाई किया कि मैं शांत नहीं बैठा हूँ, मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो हमने पढ़ा है एक टॉपिक, एक क्लास हमने डिस्कशन किया व्यक्तिगत सत्याग्रह की, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया है। हम व्यक्तिगत सत्याग्रह में एक एक व्यक्ति जो है इस आंदोलन में भाग लेगा। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, इसीलिए नेताजी अपने घर आ जाते हैं। और इस घटना के विरोध में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं, इस घटना के विरोध में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो क्या करते हैं, कलकत्ता में एक बड़ा आंदोलन छेड़ देते हैं। कलकत्ता में एक आंदोलन छेड़ देते हैं और जब ये कलकत्ता में एक आंदोलन छेड़ देते हैं तो पुलिस क्या करती है, इन्हें जेल में डाल देती है और जेल में ये 7 दिन की भूख हड़ताल करते हैं। और जब इन्होंने 7 दिन की भूख हड़ताल की बेटा, तो पुलिस ने इन्हें रिहा कर दिया और इनके घर पर ही कलकत्ता में ही नज़रबंद कर दिया। बस यहाँ तक की कहानी ख़त्म, यहाँ तक समझिए। अब उसके बाद मेन स्टोरी स्टार्ट होगी। सुनिए, देखिए, आप सबको यहाँ तक तो कंफर्म है कि 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी की वजह से वो रिजाइन दे देते और अपने घर आ जाते कलकत्ता। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, जिसमें एक तरफ था जर्मनी, जापान, इटली, ये धुरी राष्ट्र कहलाते हैं। दूसरी तरफ था अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रसिया, ये मित्र राष्ट्र कहलाते हैं। 3 सितंबर 1939 को ये लॉर्ड लिनलिथगो इस बात की घोषणा करता है कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोगी होगा और वो भी बिना भारतीय लोगों से डिस्कशन किए, बिना भारत के लोगों के विचार विमर्श किए। अच्छा, फिर उसके बाद कलकत्ता, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, इसी के खिलाफ कलकत्ता में आंदोलन करते हैं। पुलिस उन्हें जेल में बंद कर देती है, जहां वो 7 दिन की भूख हड़ताल करते हैं। और उसके बाद पुलिस क्या करती है, अंग्रेज सरकार क्या करती है, इन्हें रिहा कर देती है और इनके घर में ही इन्हें नज़रबंद कर देती है, हाउस अरेस्ट। नेताजी नज़रबंद हो गए। अब नज़रबंद हो जाने के बाद अब नेताजी के पास 2 आइडिया आते हैं। क्या आइडिया आते बेटा, कि अगर तुम भारत में रहोगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, अगर आप भारत में रहोगे, नेताजी के दिमाग में आइडिया आता है कि बेटा अगर मैं भारत में रहा तो पुलिस ने आज मुझे ज़रूर रिहा कर दिया है। आप मेरी बात सुनिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में ये आइडिया आता है, ये विचार आता है कि आज तो पुलिस ने मुझे रिहा कर दिया है, लेकिन किसी न किसी बहाने अंग्रेज़ पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी, जेल में बंद कर देगी और पूरी ज़िंदगी मुझे जेल में रखेगी मरते दम तक। इसलिए मुझे भारत देश
छोड़ देना चाहिए। पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल नेताजी के दिमाग में ये आया कि आज तो पुलिस ने मुझे मेरी हेल्थ के, मेरी तबीयत के कारण मुझे रिहा कर दिया है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब दोबारा किसी न किसी बहाने ये मुझे अरेस्ट करेंगे, गिरफ्तार करके मुझे जेल में बंद कर देंगे और पूरी जीवन मुझे, पूरी ज़िंदगी मुझे जेल में रखेंगे। इसलिए मुझे भारत तो छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीज़, भारत छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरा कारण क्या होता है, मैं जाऊंगा रूस, रसिया। और रूस का राष्ट्रपति उस टाइम था स्टालिन, ये स्टालिन। मैं रूस जाऊंगा। पहले ब्रिटेन और रसिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये आमने सामने थे, बाद में ये दोस्ती हुई है, 1942 में जाके ये दोस्ती हुई है। पहले ये दोनों दुश्मन ही थे। तो इनके दिमाग में दूसरा आइडिया आया कि मैं रसिया जाऊंगा, रूस जाऊंगा और रूस में जाके स्टालिन से मिलूंगा और स्टालिन से मैं ये कहूँगा कि स्टालिन भैया आप ना हमारा सहयोग कीजिए। क्या सहयोग कीजिए कि हमें एक तो सेना बनाने दीजिए। हम आपके रूस में एक सेना बनाएंगे और सेना बनाने के बाद हम क्या करेंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे और भारत को जो है वो आज़ाद करा लेंगे। इनके दिमाग में ऐसा आइडिया आया, मैं चला जाऊंगा रूस, रूस के राष्ट्रपति स्टालिन से मिलूंगा और एक विशाल सेना खड़ी करूंगा और विशाल सेना खड़ी करके भारत पर आक्रमण करूंगा और भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करा लूँगा। अच्छा, अब इसमें रूस इनकी हेल्प क्यों करेगा? आपके दिमाग में ऐसा आइडिया आ रहा होगा कि सर स्टालिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्यों हेल्प करेगा? तो उसका सबसे पहला कारण था कि ब्रिटेन और रूस आपस में क्या थे, बहुत बड़े दुश्मन थे और दुश्मन का दुश्मन मतलब अपना दोस्त, मतलब रूस और भारत क्या हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात जो है, जो ये रसिया है वो साम्राज्यवादी नीति का घर, ये जो रसिया है वो साम्राज्यवादी नीति का सबसे बड़ा धुर विरोधी था। धुर विरोधी मतलब घोर विरोधी, घोर विरोधी मतलब कट्टर विरोधी। ये साम्राज्यवाद को पसंद नहीं करता था कि एक देश दूसरे देश पर कब्जा करे। स्टालिन इस बात को नहीं मानता था। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्लान बनाया कि वो क्या करेंगे, वो रसिया चले जाएंगे। नज़रबंद में थे अपने घर में, वहाँ से भाग के रसिया चले जाएंगे। अब साहब रूस जाने का इनका नंबर आता है। क्या होता है बेटा, 17 जनवरी 1941 को, 17 जनवरी 1941 को 1941 को ये अपने घर से किसी तरह भाग निकले। पुलिस नज़रबंद किए हुए थी, लेकिन फिर भी ये यहाँ से क्या हुए, भाग निकले और उसके बाद ये धनबाद के गोमो रेलवे स्टेशन, गोमो रेलवे स्टेशन है, गोमो रेलवे स्टेशन, ये स्टेशन बेटा धनबाद में है और आजकल इस स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन है। इस स्टेशन का नाम आजकल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन है। ये गोमो रेलवे स्टेशन आते हैं धनबाद और यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं कालिका मेल और इस ट्रेन से ये जो है दिल्ली से पेशावर और पेशावर से जो है काबुल पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं, काबुल। और इस दौरान ये अपना नाम बदल लेते हैं और नाम क्या होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जियाउद्दीन। जियाउद्दीन के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस 17 जनवरी 1941 को अपने घर से नज़रबंदी से भाग जाते हैं। गोमो रेलवे स्टेशन धनबाद पहुंचते हैं, वहां से काबुल पहुंचते हैं और नाम रखते हैं जियाउद्दीन। क्या नाम रखते बेटा, जियाउद्दीन। अच्छा, काबुल में ये पहुंचते हैं और काबुल में आकर के अब अपना नाम जो है वो क्या करते हैं, बदल लेते हैं और अब इनका नाम हो जाता है, अब नेताजी का नाम होता है
ऑरलैंडो मैसोटा, ये ऐसा नाम रखते हैं, ऑरलैंडो मैसोटा का नाम रखते हैं। और इस नाम से ये स्टालिन से मिलते हैं, रूस जाते हैं और रूस में ये स्टालिन से मिलते हैं। लेकिन स्टालिन से इनकी कोई बात नहीं बनती है, क्योंकि अब स्टालिन जो है वो मित्र राष्ट्रों में आ जाता है और ब्रिटेन की बात सुनने लगता है। स्टालिन से इनकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है। लेकिन स्टालिन जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हेल्प करता है और वहाँ से नेताजी जो हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वर्लिन मतलब जर्मनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो बर्लिन 2 अप्रैल 1941 को नेताजी जो हैं 2 अप्रैल 1941 को नेताजी जो है वो बर्लिन पहुंच जाते हैं, जर्मनी। दोबारा सुनिएगा, आप सबको पता है धनबाद से काबुल पहुँचे। यहाँ तक उन्होंने अपना नाम जियाउद्दीन रखा था। काबुल में नाम उन्होंने अपना चेंज किया, ऑरलैंडो मैसोटा नाम रखा और पहुँचे कहाँ, रसिया। स्टालिन से मिले। स्टालिन ने कोई हेल्प नहीं की, हाँ इतनी ज़रूर हेल्प की, जर्मनी करेंसी दी और जर्मनी तक इन्हें भिजवाया। और 2 अप्रैल 1941 को बर्लिन यानी जर्मनी पहुँचे। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो हिटलर से भी मिले। और इसी दौरान जर्मनी में जब ये थे, उसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लोगों ने नेताजी कहकर संबोधित किया। यहाँ तक लोग ये भी कहते हैं कि हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है वो नेताजी से नाम से सम्मानित किया था। मैं आशा करता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 2 अप्रैल 1941 तक की जर्मनी की यात्रा आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जर्मनी में क्या होता है, बड़ा कांड हो जाता है। सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में एक मुक्ति सेना की स्थापना करते हैं। बेटा दक्षिण सेना क्या है, तो मुक्ति सेना ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नॉर्थ अफ्रीका में कुछ भारतीय सैनिक तैनात किए गए थे। बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नॉर्थ अफ्रीका, मैं अफ्रीका बोल रहा हूँ, नॉर्थ अफ्रीका में कुछ भारतीय सैनिक तैनात किए गए थे। यहाँ इस नॉर्थ अफ्रीका पे जर्मनी ने आक्रमण किया और इन सभी सैनिकों को अरेस्ट कर लिया। इन्हें युद्धबंदी कहा जाता है और इन्हें जर्मनी लाया गया। ये जर्मनी की जेलों में बंद थे और इनकी संख्या लगभग 4,500 थी। इनकी संख्या 4,500 थी। नेताजी हिटलर से मिले और इन सैनिकों को आज़ाद कराया। और इन सैनिकों को आज़ाद कराने के बाद जो सेना बनी उसे ही बेटा हम मुक्ति सेना के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में फ्री इंडिया या इंडियन लीजन भी कहा जाता है। तो जर्मनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, मुक्ति सेना का गठन किया। मुक्ति सेना में वो भारतीय सैनिक शामिल थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज सरकार के द्वारा नॉर्थ अफ्रीका में नियुक्त किए गए थे। यहाँ से जर्मनी की सेनाओं ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। लेकिन अब यहाँ जर्मनी से बात चल रही थी, जर्मनी से हिटलर से बातचीत चल रही थी, लेकिन हिटलर ने भी कोई साथ नहीं दिया। उसने 2 बड़े काम किए। पहला काम तो उसने विचार कर लिया कि हम रूस पर आक्रमण करेंगे। बेटा फरवरी 1942 के आसपास रूस ने जो है, जर्मनी ने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि हम रसिया पर आक्रमण करेंगे। नेताजी क्या चाहते थे कि हमने जो मुक्ति सेना बनाई है वो मुक्ति सेना जर्मनी से रसिया जाएगी और रसिया से भारत जाएगी। लेकिन जर्मनी ने जब रूस पर आक्रमण किया
तो इस बात की सारी संभावनाएं खत्म हो गई कि अब मुक्ति सेना जर्मनी से भारत जाएगी। ऐसा अब कुछ होने वाला नहीं था। इस वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो क्या करते हैं, वो जो है जर्मनी छोड़ देते हैं और फरवरी 1943 में वो जापान के लिए निकल जाते हैं। जापान के लिए निकल जाते हैं। दोबारा से सुनिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए। जर्मनी में क्या होता है कि हिटलर के साथ मीटिंग होती है, एक मुक्ति सेना की स्थापना की जाती है। ये हिटलर से निवेदन करते हैं कि सर आप एक कार्य कीजिए, आप रसिया पर आक्रमण न कीजिए, क्योंकि अगर आप रसिया पर आक्रमण नहीं करेंगे तो हम जर्मनी से कहाँ जाएंगे, रसिया, और रसिया से इंडिया। हिटलर इस बात को नहीं मानता है और वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी भारत के लोगों के लिए कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। इससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाराज हो जाते हैं और वो फरवरी 1943 में जापान के लिए निकल जाते हैं। आज की इस क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जापान तक की यात्रा किया जाना। इसके बाद कल की क्लास में हम देखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से जापान, सिंगापुर और रंगून में अपने हेड ऑफिस बनाए, किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान में रहकर भारत की आज़ादी का आंदोलन का प्रयास किया। यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। मैं आशा करता हूँ आज आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और बहुत छोटी सी चीज़ है, 1939 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से जुड़े रहे। 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को सम्मिलित किए जाने के विरोध में अंग्रेज़ सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और घर में नज़रबंद कर दिया गया। यहाँ से जियाउद्दीन का नाम रखा और काबुल पहुँचे। काबुल से रसिया पहुँचे, स्टालिन से मिले, वहाँ से जर्मनी पहुँचे और इस दौरान इन्होंने अपना नाम जो रखा था वो रखा था ऑरलैंडो मैसूटा। और उसके बाद जर्मनी से जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस फरवरी 1943 में जापान के लिए निकल जाते हैं। इसके साथ ही मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।